सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज मैगजीन। न्यूज मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालाते हाजरा पर मबनी जहानुमा। आज जहानुमा के मुंतखबा मौज़ूआत में शामिल हैं शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, इमरान खान और शी जिनपिंग करेंगे शिरकत। पाकिस्तान में कई माह जेल में बिताने के बाद जंग ग्रुप के मालिक सहाफ़ी को ज़मानत। हिंदुस्तान और मालदीव के दरमियान मुफाहिमत की 4 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। नेपाल के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ के सिलसिले में खारजा सेक्रेटरी का दौरा नेपाल 26 नवंबर से। मगरबी बगदाद में दहशतगर्दाना हमला, 11 अफराद हलाक। अफगानिस्तान फौज की जवाबी कार्रवाई में 14 शिद्दत पसंद हलाक। और बाइडन की फतह से जॉनसन के ब्रेक्जिट मंसूबे में पेचीदगी। मंगल के रोज शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के वर्चुअल सरबराह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, इनके पाकिस्तानी हममनसब इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग साथ साथ होंगे। तवक्को है कि इस कॉन्फ्रेंस में आइंदा साल के लिए इस तंजीम का एजेंडा तय किया जाएगा। इस हवाले से रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि कोविड-19 के बाद पहली बार SCO के सरबराहान ममलिकत का सालाना इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसकी सदारत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि ये सरबराह इजलास जो हिंद चीन सरहदी तातुल के पस मंजर में हो रहा है, इस माह होने वाली 5 मीटिंग्स में से एक है, जिसमें दोनों ममालिक के आला रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। तवक्को है कि इस इजलास में सियासत, सलामती, तिजारत और मईशत से मुतालिक अमूर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी और ये मास्को एलामिया के साथ इख्तिताम पजीर होगी। इसी अखबार की एक और रिपोर्ट के मुताबिक मशरिकी लद्दाख के तमाम फ्लैश पॉइंट से फौजों की वापसी के लिए चीन के जरिए गौरखौज और पेंगांग सू के जनूबी किनारे पर इसरार न करने की रजामंदी पर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान फौजी मुज़ाकरात में पेशकदमी के आसार हैं। अखबार इन अमूर से वाकिफकारों के हवाले से लिखता है कि नई दिल्ली तमाम मुतनाज़ा मकामात से फौजों की वापसी के लिए चीन की तजवीज़ पर गौर कर रही है। इसमें वो इलाका भी शामिल है जिस पर पड़ोसी मुल्क अब तक बात करने के लिए तैयार नहीं था। 6 नवंबर को सीनियर कमांडर सतह की 8वीं दौर की बातचीत में चीन ने ये तजवीज़ पेश की थी। पाकिस्तान की आला अदालत ने मुल्क के बड़े ज़राए इब्लाग ग्रुप जंग के मालिक को कई माह की हिरासत के बाद जमानत पर रिहा कर दिया है। रोजनामा हिंदू ने खबर दी है कि मीर शकीलुर रहमान का जंग ग्रुप, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारात और जियो TV नेटवर्क शामिल है, इमरान खान हुकूमत और ताकतवर फौज को हदफ तनकीद बनाता रहा है। ख्याल रहे कि सहाफ़ी और ब्लॉगर्स हुकूमत के जरिए धमकियों और खौफजदा किए जाने की शिकायत करते रहे हैं, जिसमें अगवा, मारपीट और यहाँ तक कि अपनी हद पार किए जाने की सूरत में हलाक किए जाने के वाक़यात भी शामिल हैं। गुज़श्ता माह जियो का एक सहाफ़ी हिज़्ब इख्तिलाफ के एक सियासी रहनुमा की मुतनाज़ गिरफ्तारी के खबर रसानी करने पर लापता हो गया था। अखबार आगे लिखता है कि मीर शकीलुर रहमान को 1986 के आराजी लेन देन के मुबैना बदउनवानी के लिए मार्च में गिरफ्तार किया गया था। उनके नुमाइंदों ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान के इंसदाद बदउनवानी इदारे ने उनको बेबुनियाद इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, क्योंकि मीडिया ग्रुप ने इस इदारे के तरीक़ाकार पर सवाल उठाए थे। इसी अखबार की एक और रिपोर्ट के मुताबिक एक मुसल्लह शख्स ने इतवार के रोज़ पेशावर के गिरदोनवा में हमदिया फ़िरक़े के 82 साला शख्स महबूब खान को हलाक कर दिया। हालिया महीनों में अक़लियती फ़िरक़े को निशाना बनाए जाने का ये चौथा वाक़या है। पाकिस्तान में अहमदिया फ़िरक़े के तर्जुमान सलीमुद्दीन के मुताबिक महबूब खान को उनके मसलक की बिना पर निशाना बनाया गया है, मगर पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ कहने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के ही ताल्लुक़ से रोज़नामा इंडियन एक्सप्रेस ने तहरीर किया है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक नाबालिग मसीही लड़की को मुबैना तौर पर जबरी तब्दीली मज़हब और एक 45 साला मुस्लिम शख्स से शादी किए जाने के बाद शेल्टर होम भेज दिया है। FIR के मुताबिक कराची रेलवे कॉलोनी के रहने वाली 13 साला आरजू 13 अक्टूबर से लापता थी।
بعد میں معلوم ہوا کہ جبرن اس کی شادی سید علی اظہر سے کرا دی گئی تھی۔ عدالت نے طفلی شادی قوانین کے خلاف ورزی کرنے پر پولیس کو اظہر کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہندوستان اور مالدیپ کے درمیان مفاہمت کی 4 دستاویزات پر دستخط۔ یہ سرخی ہے روزنامہ ہندو کی۔ خبر کے مطابق ان معاہدوں میں $100 ملین لاگت کا رابطہ جاتی پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن شرنگلا کے دورے میں پیر کے روز ان معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ پچھلے ماہ دونوں ملکوں کے درمیان $400 ملین کے لائن آف کریڈٹ پر بھی ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اخبار مزید رقم دراز ہے کہ اس سے 2 ماہ قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دورے مالدیپ کے 15 دن بعد وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مالدیپ کے ہم منصب عبداللہ شاہد سے ورچوئل تبادلہ خیال کیا تھا۔ واضح ہو کہ خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے غلبے پر ہندوستان کو ازحد تشویش ہے اور وہ مالدیپ کے ساتھ تعلقات کو مزید خصوصی اہمیت دے رہا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز کی خبر کے مطابق خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن شرنگلا اس ماہ کے اواخر میں نیپال کے ساتھ باضابطہ بات چیت کے لیے کاٹمانڈو کا دورہ کریں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئی دہلی حکومت پڑوسی ملک کے ساتھ رشتوں میں آئی تلخی کو دور کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کو تیار ہے۔ 26 اور 27 نومبر کو ہونے والے اس دورے میں شرنگلا اپنے ہم منصب بھرت راج پوڈوال اور وزیر خارجہ پردیپ کمار گیاوالی سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ صدر اور وزیر اعظم سے بھی بات چیت کریں گے۔ توقع ہے کہ شرنگلا کے دورہ نیپال سے جوائنٹ ٹیکنیکل لیول باؤنڈری کمیٹی کی میٹنگ کے جدول کو بھی حتمی شکل دینے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ طرفین مہاکالی ندی پر پنچیشور کثیر جہتی پروجیکٹ کی بحالی پر بھی غور کریں گی۔ اس دورے کا فیصلہ بری فوج کے سربراہ جنرل ایم نروانے کو نیپالی فوج کے اعزازی جنرل کے عہدے سے سرفراز کیے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ اپنے حالیہ دورے میں جنرل نروانے نے وزیر اعظم کے پی اولی شرما سے ملاقات کی تھی اور متنازع امور کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا تھا۔ جنرل نروانے کے اس دورے کو بے حد اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اتراکھنڈ میں سرحدی سڑک کی تعمیر کے خلاف نیپال کے احتجاج کے بعد کسی ہندوستانی رہنما کا یہ پہلا دورہ ہے۔ مغربی بغداد کی ایک چوکی پر اتوار کو داعش کے ایک مبینہ حملے میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے AFP کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ داعش جنگجوؤں نے چوکی پر پہلے بم پھینکے اور پھر فائرنگ کی۔ ہلاک ہونے والوں میں 5 قبائلی اور 6 مقامی افراد تھے جو حملہ پسپا کرنے کے لیے قبائلیوں کی مدد کو آئے تھے۔ ابھی تک داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ خیال رہے کہ داعش نے 2014 میں عراق کے 1/3 حصے پر ملک کے بڑے شمالی اور مغربی شہروں پر قبضہ کر لیا تھا اور بغداد کے قریب پہنچ گئے تھے۔ امریکی قیادت میں اتحادی فوج کی مدد سے عراق نے 3 سال طویل جنگ کے بعد 2017 کے آخر میں داعش کو شکست دینے کا اعلان کیا تھا، تاہم داعش نے اپنی گوریلا کارروائی جاری رکھی ہے۔ اسی اخبار کی ایک خبر کے مطابق افغانستان کے غزنی صوبے میں حفاظتی چوکیوں پر شدت پسند تنظیم طالبان کے حملے کے بعد فوج کی جوابی کارروائی میں 14 طالبان جنگجو ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں 203ویں تھنڈر کور نے اتوار کو بتایا کہ طالبان نے اتوار کو دیر رات گئے غزنی شہر، مکر اور اندھیر اضلاع کی چوکیوں پر سلسلے وار حملوں کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن افغان فضائی اور سلامتی دستوں کی شدید جوابی کارروائی میں کئی طالبانی ہلاک کر دیے گئے۔ ایک اور بیان میں تھنڈر کور کا کہنا ہے کہ صوبے خوست کے صبری ضلع میں 12 طالبانی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ طالبان کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ بریگزٹ کے تعلق سے اخبار ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے کہ 31 دسمبر کو یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی سے قبل جو بائیڈن کے ذریعے بورس جانسن کے سامنے 2 متعلقہ معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ برطانوی وزیر اعظم اور صدر منتخب کی کبھی دو بدو ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ مارگریٹ تھیچر کے بعد بائیڈن نے تمام برطانوی وزرائے اعظم سے ملاقات کی تھی اور ان کے ساتھ مل کر کام کیا تھا، مگر انہوں نے موجودہ وزیر اعظم کے لیے ستائشی انداز فکر نہیں اپنایا۔ اخبار لکھتا ہے کہ بائیڈن کو اپنے آئرش نژاد ہونے پر فخر ہے اور وہ بریگزٹ کے مخالف کے طور پر مشہور ہیں۔ اپنی انتخابی مہم میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ وہ کسی ایسے سمجھوتے کو تسلیم نہیں کریں گے جس سے 1998 کا گڈ فرائیڈے معاہدہ اور آئرلینڈ میں امن و امان متاثر ہوتا ہو۔
اس معاہدے میں برطانیہ کے اس شوری زدہ حصے میں تشدد کے خاتمے پر اتفاق ہوا تھا، لیکن جانسن حکومت کے ذریعے اس متنازع بل کے بعد یہ معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے، جس سے بریگزٹ کے کچھ حصوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ مستقبل میں آزادانہ تجارتی معاہدے پر بھی اندیشے منڈلانے لگے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش خدمت ہے آج کی بات۔ ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل منوج مکند نروانے کا نیپال کا حالیہ دورہ اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تاریخی رسم کی ادائیگی سمجھا جا رہا ہے، تاہم یہ دورہ کئی معنوں میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ پچھلے تقریباً 1 سال سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں تلخی دیکھنے کو ملی۔ اس تلخی کے سامنے آنے کے بعد ہندوستان کی جانب سے کٹھمنڈو کا یہ پہلا اعلیٰ سطحی دورہ تھا۔ کٹھمنڈو پہنچنے پر روایت کے مطابق صدر بدیا دیوی بھنڈاری نے وزیر اعظم کے پی شرما اولی کی موجودگی میں جنرل نروانے کو نیپالی فوج کے اعزازی جنرل کے خطاب سے نوازا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم اولی اس وقت ملک کے وزیر دفاع بھی ہیں۔ اس موقع پر نیپال میں ہندوستان کے سفیر ونک کواترا، نیپالی فوج کے سربراہ پورن چندر تھاپا اور دونوں ملکوں کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ 1952 سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کے فوجی سربراہوں کو اعزازی خطاب سے نوازنے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جنوری میں نیپالی فوج کے سربراہ جنرل تھاپا کو ہندوستانی فوج کے اعزازی جنرل کے خطاب سے نوازا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ قریبی پڑوسیوں کے لیے اپنے قریبی تعلقات اور ایک دوسرے کی سلامتی سے متعلق تشویشات کی سمجھ کے اعادے کے لیے بہترین موقع تھا۔ ہندوستان اور نیپال کے درمیان فوجی تعلقات کے علاوہ صدیوں پرانے مذہبی، ثقافتی، سماجی اور معاشی تعلقات بھی ہیں جو دونوں ملکوں کے لیے سود مند ہیں۔ ہندوستانی نیپالی فوج کو اسلحے اور اس کی سپاہیوں کو تربیت فراہم کر کے اس کی جدید کاری میں مدد کر رہا ہے۔ دونوں ملکوں کی فوجیں ایک دوسرے کے یہاں مشترکہ مشقیں بھی کرتی ہیں۔ جنرل نروانے کے حالیہ دورے نے ایک دوسرے کی تشویشات کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ خبروں کے مطابق جنرل نروانے نے جب وزیر اعظم کے پی شرما اولی سے ملاقات کی تو انہوں نے ان سے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا کسی بھی غلط فہمی کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ نیپالی وزیر اعظم کے خارجہ تعلقات کے مشیر نے بعد میں کہا کہ نیپال چاہتا ہے کہ ہندوستان کا کالا پانی تنازع کو حل کرے، جو ملاقات کے دوران زیر بحث آیا۔ درحقیقت ہندوستان اور نیپال کے درمیان سرد مہری کافی حد تک اس وقت دور ہو گئی جب وزیر اعظم اولی نے اپنے ہندوستانی ہم منصب نریندر مودی کو فون کر کے یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ جناب اولی نے اس وقت بھی جناب مودی کو مبارکباد پیش کی جب ہندوستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن چنا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب نیپال نے ایک نیا جغرافیائی نقشہ جاری کر کے اتراکھنڈ کے لیپادھرا اور کالا پانی علاقے کو اپنے خود مختار علاقے بتائے۔ اس سال مئی میں جب ہندوستان نے اتراکھنڈ میں دھار چولا سے لیپو لیک دورے تک جانے والی 80 کلومیٹر لمبی سڑک کا افتتاح کیا تو نیپال نے اس پر اعتراض جتایا۔ قابل ذکر ہے کہ لیپو لیک ہندوستان، نیپال اور چین کے تبت آٹونومس ریجن کے تراہے پر واقع ہے۔ سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے نیپال نے خارجہ سیکرٹری سطح کی فوری بات چیت کا مطالبہ کیا، لیکن چونکہ دونوں ملکوں میں کووڈ-19 کی وبا پھیلی ہوئی تھی اس لیے ہندوستان اس وقت تک کے لیے بات چیت ملتوی کر دی جب صورتحال جب تک بہتر نہ ہو جائے۔ حکومت نیپال نے نہ صرف ملک کا نیا نقشہ دوبارہ جاری کیا بلکہ اسے پارلیمنٹ سے منظوری بھی مل گئی۔ اس کے علاوہ نئے نقشے کو اسکول کے نصاب میں بھی شامل کر لیا گیا۔ نیپال کے اس اقدام پر ہندوستان نے اعتراض جتایا اور کہا کہ یہ قدم کسی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے۔ نئی دہلی نے کاٹھمنڈو سے مطالبہ کی کہ وہ سرحدی تنازع کو حل کرنے کی غرض سے بات چیت کے لیے مثبت ماحول پیدا کرے۔ ہندوستان کے اس مطالبے کے بعد نیپال نے نئے نقشے کو اسکول کے نصاب سے واپس لے لیا ہے تاکہ صورتحال بہتر ہو سکے۔ اسٹریٹجک تجزیہ کاروں اور سیکورٹی کے ماہرین کا حوالہ دیتے ہوئے خبروں میں کہا گیا ہے کہ جنرل نروانے کے نیپال دورے اور حکومت نیپال کی تازہ ترین اقدام سے آپسی اعتماد پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا جس کے ذریعے باقی ماندہ مسائل کے دیر پا حل کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے۔
बिहार में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझानात से जाहिर होता है कि एनडीए अजीम इत्तेहाद से आगे है और वो अक्सरियत से भी आगे बढ़ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत शंघाई ताउन तंजीम से कसीर मुल्की इदारे में इस्लाहात के लिए मुकम्मल हिमायत की उम्मीद करता है, जो आज की आलमी हकीकत की नुमाइंदगी कर सके। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। अब खबरें तफसील से। बिहार में असेंबली चुनाव और वाल्मीकि नगर लोकसभा के ज़िमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। दस्तयाब रुझानात के मुताबिक एनडीए को 128 सीटों पर जबकि अजीम इत्तेहाद को 104 हलकों में सबकत हासिल है। दीगर 8 हलकों में आगे चल रही हैं। बिहार के आला इंतखाबी अफसर HR श्रीनिवास का कहना है कि नताइज में ज़्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि इस मरतबा ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल की गई हैं। रियासत के 38 ज़िलों में वोट शुमारी के लिए 55 मरकज़ बनाए गए हैं। मजमूई तौर पर 414 हॉल में गिनती जारी है। समाजी दूरी को मद्देनजर रखते हुए एक कमरे में 7 से ज़्यादा मेज़ें लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है। कामयाबी के जुलूस निकालने पर भी पाबंदी आयद है और वोट शुमारी के मरकज़ों के आसपास इम्तिनाई अहकामात नाफिज हैं। बिहार असेंबली की 243 सीटों के लिए 3 मरहलों यानी पिछले महीने के 28 और इस महीने की 3 और 7 तारीख को पोलिंग हुई थी। 11 रियासती असेंबलियों के 54 हलकों के ज़िमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। इनमें से 10 रियासतों में इस महीने की 3 तारीख को और मणिपुर असेंबली की 4 सीटों के लिए इस महीने की 7 तारीख को वोट डाले गए थे। मध्य प्रदेश में हुक्मरान बीजेपी ने 1 असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल की है, जबकि 28 में से 19 सीटों पर वो आगे चल रही है। कांग्रेस को 7 हलकों में जबकि बीएसपी को 1 सीट पर बरतरी हासिल है। गुजरात में बीजेपी ने 8 में से 1 सीट जीत ली है, जबकि 7 में वो आगे है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 7 में से 6 हलकों में आगे चल रही है, जबकि 1 हलके में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। झारखंड में 2 सीटों के ज़िमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 1-1 सीट पर आगे हैं। कर्नाटक में दोनों हलकों में बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव को अपने करीब तरीन हरीफ हुक्मरान टीआरएस की एस सुजाता पर बरतरी हासिल है। उड़ीसा में हुक्मरान बीजेडी 2 हलकों में आगे चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत शंघाई ताउन तंजीम से कसीर मुल्की इदारे में इस्लाहात के लिए मुकम्मल हिमायत की उम्मीद करता है, जो आज की आलमी हकीकत की नुमाइंदगी कर सके। उन्होंने ये बात आज SCO काउंसिल के सरबराहान मुमलिकत की 20वीं चोटी मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी मंजिल अभी तक नामुकम्मल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया जो कोविड की वबा से नबर्द आज़मा है, अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम में मुकम्मल तब्दीली की तवक्को कर रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस सरबराह कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के तमाम 8 अरकान रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। SCO के 4 मुशाहिद मुल्कों ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया के सरबराहान मुमलिकत भी इसमें शरीक हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि वर्चुअल तरीके से मुनक़िद होने वाली ये पहली SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस है और ये तीसरा इजलास है जिसमें भारत मुकम्मल रुकन की हैसियत से शिरकत कर रहा है। भारत को 2005 में SCO में मुशाहिद का दर्जा मिला था और साल 2017 में वो इसका मुकम्मल रुकन बन गया। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में जनूबी ज़िले शोपियां के कुटपोरा गांव में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि गांव में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में एक खुफिया इतला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने कुटपोरा गांव में नाकाबंदी और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। जैसे ही मुश्तरका टीम मुश्तबा मकाम की जानिब पहुंची, वहां छुपे हुए दहशतगर्दों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए अपने 72 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कल शाम जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर्स में इस फहरिस्त का ऐलान किया। इस फहरिस्त में जम्मू खित्ते के लिए 35 नाम और कश्मीर वादी के लिए 37 उम्मीदवार शामिल हैं। दिल्ली में हवा का मेयार अब भी इंतहाई खराब जुमरे में है। आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक शहर में हवा के मेयार का इशारिया आज दिन में 11 बजे 487 रिकॉर्ड किया गया। 201 से 300 के दरमियान हवा के मेयार के इशारिये को खराब, 301 से 400 तक को बहुत खराब और 401 से 500 तक के इशारिये को इंतहाई खराब तस्वुर किया जाता है। हवा के मेयार और मौसम की पेशगोई और तहकीक के निज़ाम सफ़र ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो घर से बाहर जाकर किसी तरह की जिस्मानी वर्जिश वगैरह ना करें। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 92.56% तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 42,000 से ज़्यादा कोविड मरीज रूह बसेहत हो चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 79 लाख से ज़्यादा हो गई है। इस वक्त मुल्क में 5,05,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 38,074 नए मामलों का पता चला है। इसके साथ ही मुल्क में इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 85 लाख से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल मुल्क में शरह अमवात 1.48% है, जो दुनिया भर में सबसे कम शरह अमवात में से एक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 448 अमवात की खबर मिली है, जिससे इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,27,059 हो गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 10,43,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक कोविड-19 के 11 करोड़ 96 लाख से ज़्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT ने इस महीने की 30 तारीख तक दिल्ली NCR खित्ते में आतिशबाजी के सामान की फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ट्राइब्यूनल के चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल की सरबराही वाली बेंच ने कहा है कि ये पाबंदी उन शहरों और कस्बों में भी काबिल इतलाक होगी जहां हवा का मेयार खराब जुमरे में है। अलबत्ता NGT ने उन शहरों और कस्बों में आलूदगी से पाक पटाखों की फरोख्त की इजाज़त दे दी है जहां हवा का मेयार मोतदिल या कम है। लेकिन उन्होंने कहा कि दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल के मौके के दौरान सिर्फ 2 घंटे के लिए आतिशबाजी छोड़ी जा सकती है। फिलहाल रियासती सरकारों ने त्योहारों के सीजन के दौरान आतिशबाजी के सामान की फरोख्त और इस्तेमाल की इजाज़त देने या उन पर पाबंदी लगाने से मुतालिक अपने ही रहनुमा खतूत कायम किए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर दिफा मार्क एस्पर को माजूल कर दिया है। ट्विटर पर इसका ऐलान करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि कौमी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मिलर फौरी तौर पर कायम मकाम वजीर दिफा का चार्ज संभालेंगे। अपने ट्वीट में सदर ने कहा कि क्रिस्टोफर मिलर शानदार काम करेंगे। मार्क एस्पर का उनकी खिदमात के लिए शुक्रिया अदा करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें हटा दिया गया है। जनाब ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में मुंतखबा सदर जो बाइडन से अभी तक हार नहीं मानी है और नतीजे को अदालत में चैलेंज करने का अहद किया है। 20 जनवरी को जनाब बाइडन के ओहदा संभालने से पहले के चंद हफ्तों में जनाब ट्रंप को फैसले करने का इख्तियार हासिल है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बिहार में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत शंघाई ताउन तंजीम से कसीर मुल्की इदारे में इस्लाहात के लिए मुकम्मल हिमायत की उम्मीद करता है, जो आज की आलमी हकीकत की नुमाइंदगी कर सके। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।